जे जन पंचायत के दृष्टि से हम लोग एकत्रित हुए हैं। ठीक ही कहा कि चुनाव के समय में यहाँ पर हम आए थे और हमने कहा था कि यहाँ पर पुनः हम आएंगे और हम सब बातचीत करेंगे। ये संवाद है, हम सब आपस में बातचीत करेंगे। भारत सरकार देश भर के विकास कार्यों को कैसे आगे बढ़ाकर आम आदमी तक सुविधाएं पहुंचे और आम आदमी, गांव का रहने वाला व्यक्ति अपनी ताकत को दिखाते हुए इस देश का एक सबल नागरिक है, उस दृष्टि से अपने आप को तैयार भी करे, बताए भी और ये देश ताकतवर बने, इस उद्देश्य के साथ आप सबने ही चुना है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को, जिनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ाने का संकल्प है। आज 9 जनवरी है। भगवान बिरसा मुंडा ने आज के ही दिन में उलगुलान का ऐलान करते हुए ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ाई का ऐलान किया था। उलगुलान कहते हैं, युद्ध शुरू हो गया है, लड़ाई शुरू हो गया है, विश्राम लेने का समय अब नहीं है। हमें अपने अस्तित्व का, जल जंगल जमीन का और इस प्रकृति में रहने वाले तमाम नागरिकों का सुरक्षा करना है। ये जमीन हमारा है, ये आकाश हमारा है, हम प्रकृति के हैं, हम सबको साथ में मिलकर रहना है। और इसलिए विदेशी हुकूमत आज शासन करने के दृष्टि से यदि हमारे ऊपर बलात् दखल करना चाहता है, बलात् दखल कर रहा है, तो हमें उलगुलान करके उसका जवाब देना चाहिए। वो दिन 9 जनवरी आज का दिन था। ऐसे पवित्र दिन में हम सब यहाँ पर जन पंचायत के नाते एकत्रित हुए। कई समस्याओं को हमने सुना, कई प्रकार की समस्याएं आज आपकी बातों के माध्यम से आई, हमें उसका समाधान करना। लेकिन उसके साथ साथ हमें अपनी ताकत को भी पहचानना। हमारी ताकत है, हमारी ऊर्जा है, हम कमजोर नहीं है। नहीं तो आदिकाल से इन गांव में कैसे रहे, हमारे पूर्वज कैसे रहे, हमारे खानदान कैसे रहे। हम तो उनके औलाद हैं, हम तो उनके बच्चे हैं, लेकिन हमारे सैकड़ों पीढ़ी तक लोग यहीं रहे। आज पेड़ घट गए, जंगल घट गया, परिवार बड़ा हो गया, हमारे पूर्वज चले गए, लेकिन हमें ये सारी चीजें छोड़ के गए। सारी चीजों को संभालने के लिए, सारी चीजों को समझते हुए आगे बढ़ने के लिए हम यदि कोई कुछ मदद नहीं भी करे, हम इन जंगलों में अपने पुरुषार्थ के बल पर अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने लोगों का देखभाल कर सकते हैं। ऐसे समर्थ हमारे पूर्वजों ने सोच करके अपना गांव, अपना घर बसाया था। बसाया था कि नहीं बसाया था? उसी जमीन पर आज हम लोग रह रहे हैं। बात सही है कि नहीं है? कि ये गांव अभी बसा है, ये पंचायत अभी बसा है कि पूर्वजों का है? इसकी सुरक्षा के लिए, इसकी सुविधा के लिए
पदाधिकारी काम करते हैं। इन सारे चीजों को पूरा करने के लिए, ध्यान में रखने के लिए व्यवस्थित ढंग से गांव समाज संस्कृति बना रहे, इसके लिए पदाधिकारी काम करना चाहिए। और इसी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आप नीचे से जनप्रतिनिधि चुनते हैं। गांव में व्यवस्था है, वार्ड मेंबर होते हैं, उसके ऊपर मुखिया होते हैं, उसके ऊपर पंचायत समिति होते हैं, फिर उसके ऊपर मुखिया प्रमुख होते हैं, उसके ऊपर जिला परिषद के सदस्य होते हैं, उसके बाद जिला परिषद के अध्यक्ष होते हैं, उसके बाद विधायक चुनते हैं, उसके बाद सांसद चुनते हैं, और इसी के माध्यम से लोकतंत्र के आधार पर सबका समान अधिकार है, यह सुनिश्चित होता है। और सरकारें बनती है, और उस सरकार के माध्यम से ब्यूरोक्रेट्स यानी पदाधिकारी काम करते हैं। राज्य स्तर कर्मी होते हैं, और जो नीचे स्तर तक ब्लॉक से लेकर के पंचायत से लेकर के जिला स्तर पर पदाधिकारी काम करते हैं। और उन कार्यों का लाभ जनता तक पहुंचे, ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होती है। इसलिए मैं अभी बीडीओ और सीओ को बुलाया था, मैं पूछ रहा था कि आपका कार्यक्रम कैसे चल रहा है, लोग सेटिस्फाइड है कि नहीं। जनता इतना प्रतिनिधि चुन करके लोकतंत्र पर विश्वास करती है, और उस लोकतंत्र के प्रति जिम्मेदार होने के लिए जो पदाधिकारी जिम्मेदार है, उसको जिम्मेदारी से पूरा करते हैं या नहीं, ये आज एक सवाल हमारे सामने है। और मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि हम सब की जिम्मेदारी, जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करते हुए संस्थागत विकास करने की जरूरत है, वहीं पदाधिकारियों को ईमानदारी के साथ, क्योंकि पदाधिकारी को उसके लिए तनख्वाह दी जाती है, उसके लिए वेतन दी जाती है, सुविधाएं दी जाती है, गाड़ी दी जाती है, आने जाने की सुविधा दी जाती है, ताकि जो चीजें दिल्ली से यहां तक भेजने की बात है वो गांव तक पहुंचना चाहिए। और इसलिए बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी कहते हैं, और पिछले बार बैठक में उन्होंने अपनी व्याकुलता जाहिर करते हुए ये कहा, क्योंकि उन्होंने घोषणा किया था 2022 तक सारा प्रधानमंत्री आवास बन जाना चाहिए, लेकिन बहुत सारे जगहों में ढिलाई बरती गई, राज्य स्तर पर, प्रखंड, जिला स्तर पर, जिसके कारण सबको आवास नहीं मिला, 2 साल समय बढ़ाना पड़ा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया था कि जो भी पात्रता रखता हो, जिसको यह सुविधा मिल रहा है, उसका घर 2022 तक पूरा होना चाहिए, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया, 2 साल समय बढ़ाया। कहा कि इन सारे चीजों में पर किसी भी तरह का कोताही नहीं होना चाहिए, लेकिन यह कार्य पूरा नहीं होने का क्या कारण है, यह हमेशा प्रधानमंत्री के सामने एक सवाल खड़ा है। अभी मैं पूछ रहा था बीडीओ से, नल का जल का कितने कार्यक्रम चलते हैं। बीडीओ का जो कार्यालय होता है, प्रखंड के अंदर सारी योजनाओं को, जितने भी तरह के कार्यक्रम है, उनकी सारी सूचना भी और जनता तक पहुंचाने का दायित्व भी, दोनों तरीके से जिम्मेदार पद होता है जनता तक पहुंचाने का। लेकिन नल का जल इस योजना में कितना गांव आच्छादित है, अभी क्लियर नहीं। मैं पदाधिकारियों से कहूंगा कि ऐसे जो भारत सरकार की योजनाएं, जो राज्य सरकार के माध्यम से करने के, क्योंकि वो राशि हम राज्य सरकारों को देते हैं, राज्य सरकार के माध्यम से पूरा होना चाहिए। पैसा जब भारत सरकार देती है
तो गांव में, हर गांव में नल का जल उन परिवार के घर तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि यह योजना माननीय प्रधानमंत्री जी का एक महत्वाकांक्षी योजना, क्योंकि अधिकतर बीमारी देखा गया है जांच में कि पानी की वजह से होती है। शुद्ध पेयजल अगर पीने के लिए मात्र मिल जाए तो उस परिवार का 50% बीमारी घट जाए। अन्य बहुत कारण हो सकता है, लेकिन पानी से अधिक बीमारी होती है। तो इसलिए संकल्प लिया, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि नल का जल में सहकारिता के साथ, समन्वय के साथ। हमारे यहाँ के मुखिया जी कहाँ है, कितना चल रहा है इस पंचायत में नल का जल का कार्यक्रम? आपके कितने पंचायत है? पूरे पंचायत मेरा 6 राजस्व ग्राम में एक ही पंचायत, एक ही गांव टेकअप हुआ जी, अभी तो और बाकी का एस्टीमेट वगैरह बनाने के बारे में क्या है? लगभग तैयार हो रहा है। इन सारे कार्यों को गांव में ग्राम सभा की बैठक के माध्यम से सारी चीजें की जाए। इसमें पदाधिकारी स्तर पर कौन पदाधिकारी आते हैं? सर, पेयजल और स्वच्छता विभाग पेयजल और स्वच्छता विभाग। प्रधानमंत्री आवास योजना में कौन कौन आते हैं? सर, प्रखंड विकास पदाधिकारी और हम लोग के BLW जनसेवक। अच्छा, वो समय पर आते हैं? जी, BLW तो आते हैं, ब्लॉक का बात नहीं बता पाऊंगा, लेकिन यहाँ तो आते हैं फिर अपना फिर। अच्छा, तो वो प्रधानमंत्री आवास योजना ठीक से चल रहा है? सर, कुछ तो ऐसा भी पेंडिंग भी है। क्यों पेंडिंग? पता नहीं सर, कुछ ऐसे लाभुक भी है, कहीं कहीं थोड़ा पैसा करती है। तो ये मैं मुखिया जी चुने हुए जनप्रतिनिधि है, ये पदाधिकारियों का काम है, लेकिन मुखिया जी को हिसाब भी रखना पड़ेगा, प्रमुख को हिसाब भी रखना पड़ेगा और ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हमारा पंचायत पदाधिकारी तो आते जाते रहेंगे, ट्रांसफर होगा, लेकिन हम तो यहाँ के परमानेंट है कि नहीं है? इसलिए हमारा गांव, हमारा विकास होना चाहिए, हमारा पंचायत सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। इसी तरीके से ब्लॉक के आधार पर प्रमुख और पंचायत समिति के लोग विचार करना चाहिए। बहुत सारे पदाधिकारी तो आते हैं, बोला हम तो यहाँ 2-3 साल रहेंगे, जो मर्जी सब कर करा के चलो भागो यहाँ से, लेकिन प्रमुख जनप्रतिनिधि हमेशा, इसलिए पदाधिकारियों पर नियंत्रण होना चाहिए और जो पदाधिकारी गलत करे उसके खिलाफ में लिखना चाहिए, उसके ऊपर में कार्रवाई करने के लिए लिखना चाहिए, ताकि अब वो तनख्वाह लेकर के दायित्व तो गांव तक सुविधा पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है कि नहीं है? बोलिए। ये सारा चीज हमको देखना पड़ेगा। हम जिला स्तर पर जब बैठकें होती हम देखते, लेकिन नीचे की बातें उतने नहीं पहुंचती। इसलिए मैंने कहा कि हम जन पंचायत के माध्यम से कुछ बातों को भारत सरकार के, राज्य सरकार के मिल करके जो योजनाएं चलती है वो गांव के लिए, गांव के आम नागरिक के। वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन समय पे मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? हाथ उठा के बोलिए। नहीं मिल रहा है। आजकल तो डीबीटी से पैसा मिलता है, बैंक अकाउंट में पैसा जाता है, डीबीटी के माध्यम से जाता है कि नहीं? बैंक अकाउंट में जाता है कि नहीं? अकाउंट में जाता है। इस पंचायत में वीडियो कहाँ है? वीडियो किधर है? इस पंचायत में इस ब्लॉक में कितने हाई स्कूल है? सर, हमारे पूरे प्रखंड में 111 टोटल स्कूल है। हाई स्कूल सर
5 है और प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 45 के करीब है। अच्छा, इस ब्लॉक में कितने बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती है? सर, छात्रवृत्ति मिलने वाले बच्चों की संख्या टोटल पॉपुलेशन 1,10,000 है, जिसमें बच्चों की संख्या लगभग 8,000 के आसपास है जिनको छात्रवृत्ति मिल रही है। डीबीटी में मिलता है या डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाता है। और इस ब्लॉक को अगर कहा जाए तो कितने पर एनम मैट्रिक में बच्चा पास करते हैं? सर, पर एनम मैट्रिक जो पास करने की छात्रों क्या है परसेंटेज भाई? परसेंटेज ऑन एवरेज सर लगभग 70% के आसपास है 70%। सर। तो यहाँ टीचर डेफिशिएंसी कितनी है? सर, टीचर्स की बहुत क्राइसिस है। प्रखंड स्तरीय साक्षरता समिति की जब भी हम लोग बैठक करते हैं सर, तो खासकर कस्तूरबा में भी या फिर अन्य बहुत सारे विद्यालयों में वैकेंसीज है सर, और उसके अकॉर्डिंगली भी हम लोग रिक्वायरमेंट भेजे हुए हैं सर जिला को। लेकिन अभी तक शिक्षक भर्ती की नियुक्ति प्रक्रिया कुछ हुई थी सर, जहां लोग आ गए थे शिक्षक, लेकिन अभी भी कुछ पेंडेंसी है सर, शिक्षकों की क्राइसिस है। छात्रवृत्ति समय पर मिल जाती है? समय पर आती है सर। अगर 1-2 महीने कभी विलम्ब हो गई किसी तकनीकी कारणों से, तो उनको पुराना जितना भी छात्रवृत्ति होता है अभी ब्लॉक से कितने कार्यक्रम चल रहे हैं आपके? सर, हमारे ब्लॉक से ग्रामीण विकास के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से केंद्र सरकार की फ्लैगशिप प्रोग्राम है वो चलाई जा रही है। मनरेगा के तहत हम लोगों के बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास है, जिसमें टोटल लगभग हम लोग 8,000 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दे चुके हैं और सेक डाटा हमारा सैचुरेट कर चुका है। इसके बाद आवास प्लस में जिन लाभुकों का नाम था उनको भी आवास दिया जा चुका है, और जितने लाभुक छूटे हुए हैं, अभी जनता दरबार चला था उसमें लाभुकों का नाम आया है। ऑनलाइन रिड्रेसल का काम चल रहा है। हमारा जितने भी लाभुकों का ग्राम सभा में नाम आया उनको हम लोग जिला के माध्यम से सरकार को प्रतिवेदित कर रहे हैं। और क्या कार्यक्रम चल रहा है सर? इसके अतिरिक्त 15वें वित्त में टाइड एंड टाइड के तहत जलापूर्ति से संबंधित योजना, स्वच्छता से संबंधित योजना, विभिन्न प्रकार के पक्के वर्ग जो कि अनटाइड में आते हैं, और टाइड में हमें 60-40 का रेशियो होता है। 60% हम टाइड में खर्च करते हैं, 40% अनटाइड में, और अनटाइड में पक्के वर्ग होते हैं। 60% में स्वच्छता से संबंधित योजना ली जाती है। इस ब्लॉक में महिला स्वयं सहायता समूह कितने? सर, हमारे यहाँ टोटल लगभग हमारे यहाँ 2000 के आसपास है सर, जो महिला उसमें सक्रिय कितना? सर, सक्रिय सर कम से कम 800-900 है जो सक्रिय है सर। बाकी सर या तो वो लेन देन करती है पैसों का, लेकिन वो समय पर पैसा नहीं कर सकती, या फिर JSLPS के तहत जो प्रशिक्षण प्राप्त महिलाएं हैं वो लोग तो खुद से जीविकोपार्जन के लिए अर्न कर लेती हैं या छोटा मोटा रोजी रोजगार कर रही हैं। और खासकर चाबी करंदी का इस ब्लॉक में JSLPS के पदाधिकारी कौन है? सर, JSLPS के पदाधिकारी BPM है सर, ब्लॉक प्रोग्रामिंग मैनेजर। आप लोग स्वयं सहायता समूह से जुड़े हुए हैं? कितने लोग जुड़े हुए हैं महिला मंडल से? जरा हाथ उठाइए। तो सभी जुड़े हुए हैं। तो आपके बीच में JSLPS के पदाधिकारी आते हैं? आते? जोर से बोलिए दीदी लोग। आते? देखिए नरेश जी हैं, नरेश नाम है उसका, BPM JSLPS। क्या वो नहीं आते? JSLPS करमडी चापी में वो रंग के काम करा रहा है। BPM JSLPS नरेश करके नाम है, BPM JSLPS, वो नहीं आते हैं? दीदी लोग बताइए। नहीं आते हैं। ये महिलाएं हमारी ताकत है। मुखिया जी, जिला परिषद के सदस्य, ये आप लोग, क्योंकि देखिए महिलाओं के लिए आज मैं यहाँ से जाऊंगा कलकत्ता जाऊंगा शाम में। 70 कंट्रीज के लोग वहां पर आएंगे, 70 देश के लोग आएंगे, और वहां जो हमें स्पीच देना बोलना है, ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड जेंडर इक्वालिटी।
यानी पूरे देश भर के, दुनिया भर के महिलाओं का सशक्तिकरण और फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी सबका बैंक अकाउंट के साथ कुछ ना कुछ कामकाज के साथ कैसे जुड़ सकते हैं। हमारा देश भारत है, हमारे देश में हम सब कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन और काम करने की जरूरत है। जैसे ये जानकारी अभी आपको इसीलिए हम शेयर कर रहे हैं, लेकिन दुनिया में कैसे काम हो रहा है उसकी भी जानकारी हम लोग लेंगे, उसके लिए बैठक हो रही है। और दुनिया में हमारे जैसे और भी बहुत देश है जिसको हमसे भी सीखने की जरूरत है, लेकिन हम ज्यादा सीखेंगे तब तो किसी को सिखाएंगे, तब तो हम किसी को समझाएंगे। तो हम आज रात में जाएंगे, कल 70-80 कंट्रीज के दुनिया के लोग आएंगे जिसके साथ हमको विमर्श करना है। तो मैं पदाधिकारियों से यह कहना चाहता हूं, ग्लोबल इकोनॉमी है, वैश्विक अर्थव्यवस्था है, हम अपने महिलाओं को, अपने घरों को, अपने पंचायतों को, अपने क्षेत्र को सिर्फ नौकरी के नजर से न देखें, देश आगे बढ़ाने के नजर से देखें, क्योंकि देश इन महिलाओं के हाथों से ही आगे बढ़ सकता है। अभी हमारे कृषि मित्र मिले थे, कृषि मित्र जो काम कर रहे हैं, एक दायित्व तो है, उसकी अपनी समस्याएं ठीक है, लेकिन उनका जो एक प्रमुख भूमिका है कि अनाज के उत्पादन में हम कैसे वृद्धि कर सकते हैं और नया तकनीकी के आधार पर कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। जाने अनजाने बहुत खाद प्रयोग करके खेत को जो बर्बाद हो रहा है उसको हम कैसे बचा सकते हैं। नए नए विधि का प्रयोग करके अपने खेत को बचाते हुए उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं। अब इस पंचायत में हमारा उत्पादन कितना है, हमारा धान का फसल, देखिए हम अपनी समस्या बताते, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, होना चाहिए तो होना चाहिए, करना चाहिए, ये तो एक बात है। लेकिन हमारे पास क्या है, हमारा ताकत क्या है इस पंचायत का, ये हमको मालूम होना चाहिए। और अपने पंचायत, हर परिवार की अपनी ताकत होती है। पारिवारिक जीवन भी एक ताकत है, सामाजिक जीवन भी एक ताकत है, गांव का सामूहिक फैसला भी एक ताकत है, गांव की परंपरागत व्यवस्था भी एक ताकत है। और इन सारे चीजों को मिलाकर जब हम जनप्रतिनिधि से लेकर सारी व्यवस्था खड़ी करते हैं तो लोकतंत्र एक बहुत बड़ी ताकत है कि नहीं है। तो ये ताकत हमको कैसे दिखना चाहिए, अपने गांव के विकास के माध्यम। हम जीवन जीते हैं, हमारी आवश्यकता है, खेत खलिहान है, खेती बाड़ी करते हैं, ये अपना व्यवस्था है। लेकिन आधारभूत संरचना के दृष्टि से, जैसे मैंने बाकी चीजों में नहीं पूछा, शिक्षा में पूछा कि शिक्षा में क्या स्थिति है, क्योंकि शिक्षा से ही दुनिया में लोग व्यवस्था बनाते हैं, दुनिया का नियम कानून को बनाते हैं और चलता है। तो इसलिए हमारे बच्चों का अच्छा शिक्षा होना चाहिए, अच्छे पढ़ा लिखा होना चाहिए, और उसके लिए जो कमी है उसको दूर करना चाहिए। अभी हमारे पास दिल्ली में आए थे, कुछ टीचर्स का मामला था, 10-15 हजार टीचर का, सुप्रीम कोर्ट तक चला गया मामला। फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, भाई टीचर की कमी है झारखंड में, इन लोगों का नियुक्ति करो। फैसला उनके पक्ष में आया, क्योंकि उसमें हम सब लोगों ने ये कहा कि शिक्षक में किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, हर गांव में, हर स्कूल में शिक्षक होना चाहिए। और आज इस जन पंचायत में जो समस्या है उसका समाधान कैसे करेंगे, इसकी चिंता तो हम करें, लेकिन आप अपने बच्चों का चिंता करें, अपना परिवार का चिंता करें। स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, शिक्षित होने के लिए जितनी आपको त्याग करना चाहिए वो करना चाहिए, और बाकी सुविधा कैसे मिले ये हमारे जिम्मे। कुछ चीजें जो है उसको हम कैसे करेंगे ये हम सोचें, लेकिन गांव को सशक्त बनाने के लिए
गांव की ग्राम सभा में सामूहिकता होना चाहिए, एक साथ बैठ करके। हमारे यहाँ के मुखिया बहुत मेहनती हैं, बहुत परिश्रम करते हैं और सबके साथ संवाद करके, बातचीत करके फैसला लेते हैं। इस पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने के लिए हम सबको क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक लोगों को रोजगार से जुड़ना चाहिए, अधिक से अधिक लोगों को शिक्षित होना चाहिए, अधिक से अधिक लोगों को कुपोषण से बाहर आना चाहिए और अपना जंगल, जल जंगल, जमीन को बरकरार रखना। अभी मैं यहाँ के सीओ से पूछ रहा था, भाई देखिए अंग्रेज के जमाने में तो यहाँ के लोग लड़ाई लड़े, अब तो आजादी है। अब ये ब्लॉक का सर्कल कितना वर्ग किलोमीटर का है तो अभी वो अध्ययन ही नहीं कर पाए। लेट कर देंगे। यहाँ रेवेन्यू लैंड कितना है उसका अध्ययन नहीं हुआ। ऐसा नहीं चलता है। इन सारे चीजों को टिप्स में रखना चाहिए, फिंगर टिप्स में रखना चाहिए। आप पूरे एक गांव के बारे में नहीं बता सकते, पूरा बाउंड्री तो बताना पड़ेगा, चौहद्दी बताना पड़ेगा और उसी हिसाब से लोगों को न्याय मिले ये सुनिश्चित करना पड़ेगा। अभी नए पदाधिकारी है लेकिन न्याय के दृष्टि से आदमी के प्रति, परिवार के प्रति, लोगों के प्रति ध्यान रखना चाहिए। पदाधिकारियों की ये जिम्मेदारी है। ये झारखंड बहुत लड़ाई के बाद बना और तब बना है जब इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। नहीं तो बहुत सारे लोग तो सिर्फ एमएलए बनने का राजनीति करता था झारखंड के नाम। झारखंड कैसे बने, इस सपना को पूरा करने के लिए जो सोच उस दृष्टि से कैसे होना चाहिए वो कब था। अपना समय के अनुसार कई लोग बन के निकल गए, लेकिन राज्य बना जब देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद इस राज्य का गठन हुआ और आदमी को न्याय मिलेगी इसकी आशा जगी। लेकिन ये आशा निराशा में बदलते हुए भी दिख रही है जब नीचे तक, सतही तक बातें उभर करके करप्शन किया। जब बातें उभर करके आती है कि जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए प्रशासनिक दृष्टि से उसका ध्यान नहीं रखा जाता। एक लड़ाई आजादी के समय में हुई, एक लड़ाई राज्य बनाने के लिए हुई, एक सपना पूरा हुआ और सपना के साथ साथ नए सपना जो आकांक्षा है वो पूरा हुआ। यहाँ पर अभी हमारी कोशिश है, हमारे मंत्रालय के तरफ से अभी हम सभी ब्लॉक में लगभग एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बना रहे हैं। देश भर में 740 से अधिक रेसिडेंशियल स्कूल बना रहे हैं। फ्री एजुकेशन, फ्री ड्रेस, फ्री फूडिंग, फ्री लॉजिंग, रहने खाने, ड्रेस वगैरह सारी चीजें हर ब्लॉक के लिए तैयार करें। लेकिन घर के बगल में रेसिडेंशियल स्कूल होने से कई बार घर भागने का लोग कोशिश करता है। इससे आपको सावधान रहना पड़ेगा। बच्चा लो, नहीं तो बोले हम घर जाएंगे। रेसिडेंशियल स्कूल है, माँ बाप को कठोरता से पढ़ने के लिए भेजे हैं तो पढ़ाई लिखाई अच्छा करे इसका कोशिश करना चाहिए। इसलिए हम ब्लॉक लेवल में, ताकि माँ बाप को रहे कि घर का पासे में है लेकिन सुरक्षित जगह पर अच्छा से पढ़ाई लिखाई कर रहा है। यह फैसला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हुआ है। अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ है? अच्छा हुआ है कि नहीं बोले? हर ब्लॉक में रेसिडेंशियल स्कूल खोले। आदि आदर्श ग्राम योजना के माध्यम से इस ब्लॉक में भी कई गांव होंगे।